अध्याय 15 फैमिली और पहला रहस्य। एलिमेंटल फिजिक्स के सबक के बाद आर्यन के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, मैं ऐसा क्यों हूँ? उसकी दोहरी शक्ति, उसका कोर का अप्रत्याशित विकास, यह केवल दुर्घटना नहीं हो सकता था। आर्केनिज में एलिमेंटलिस्ट की क्षमताएं अक्सर उनके पारिवारिक रक्त संबंधों से जुड़ी होती थीं। आर्यन ने अकादमी के विशाल धूल भरे सेंट्रल आर्काइव में प्रवेश किया। यह जगह पुरानी मोहरों, चमड़े के बंधे ग्रंथों और शक्तिशाली ज्ञान संरक्षण स्पेल से भरी हुई थी। उसने लाइब्रेरी के डीन को अपनी जन्म संबंधी जानकारी खोजने का अनुरोध किया। चूंकि आर्यन की पहचान को लेट ब्लूमर बियर्स के रूप में गुप्त रखा गया था और उसे खोए हुए एलिमेंटलिस्ट के रूप में अकादमी में लाया गया था, उसके बारे में रिकॉर्ड बहुत कम थे। उसके कागजात पर केवल उसका नाम और उसके गोद लेने वाले एलिमेंटलिस्ट माता पिता का नाम था, जो वास्तव में वेदांत द्वारा बनाई गई एक फर्जी कहानी थी। हालांकि माना संबंधों को पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता था। डीन की मदद से आर्यन ने एक पुराने फीके पड़े रिकॉर्ड को ट्रैक किया। ये रिकॉर्ड अज्ञात एलिमेंटलिस्ट का था, जिसने आर्यन को अकादमी के बाहरी घेरे में एक शिशु के रूप में छोड़ दिया था। उस रिकॉर्ड में एक अजीब वाक्यांश दर्ज था, सप्त तत्व का बंधन, वो जो गार्डियन के रक्त को वहन करता है। आर्यन स्तब्ध रह गया। सप्त तत्व, 7 एलिमेंट्स, तो इस दुनिया की नींव थे। और गार्डियन, यह शब्द उसे किसी प्राचीन मिथक से आया हुआ लगा। आर्यन तुरंत वो रिकॉर्ड लेकर गुरु वेदांत के पास पहुंचा। वेदांत ने उस वाक्यांश को देखा और उनके चेहरे पर चिंता की एक गहरी रेखा उभर आई। मुझे पता था कि तुम अंततः ये खोजोगे, आर्यन, वेदांत ने भारी आवाज में कहा। तुम्हारे कोर की प्रकृति, यह केवल एक द्वंद्व नहीं है, यह उससे कहीं अधिक जटिल है। वेदांत ने आर्यन को कोर गार्डियंस की कहानी सुनाई। सदियों पहले जब आर्कैनिस की स्थापना हुई थी, तो कुछ अत्यंत शक्तिशाली एलिमेंटलिस्ट थे जिन्होंने सातों तत्वों की ऊर्जा को अपनी आत्मा में समाहित कर लिया था। वे हमारे संसार के रक्षक कहलाए। उनका उद्देश्य 7 एलिमेंट्स के बीच संतुलन बनाए रखना था, ताकि कैओस न फैले। लेकिन वे एक एक करके गायब होते गए या उनके कोर अस्थिर होकर फट गए। माना जाता है कि उस शक्ति को धारण करना मनुष्य के लिए बहुत अधिक था। वे विलुप्त हो गए। वेदांत ने गहरी सांस ली। जब मैंने तुम्हारे कोर को देखा, फायर और विंड को एक साथ एक कोर में, तो मुझे संदेह हुआ। यह साधारण जन्मजात दोष नहीं था, ये गार्डियन के रक्त का संकेत था। वेदांत ने समझाया कि कोर गार्डियंस की रक्त रेखा में एक अद्वितीय जैविक विशेषता होती थी। वे स्वाभाविक रूप से एक से अधिक एलिमेंट को स्वीकार और आत्मसात कर सकते थे। ये क्षमता रक्त में माना रिसेप्टर्स के कारण आती थी, जो सामान्य मनुष्यों में केवल एक एलिमेंट के लिए सक्रिय होते थे। आर्यन, तुम्हारा कोर केवल टियर 2 में इसलिए विकसित नहीं हुआ कि तुमने गोब्लिन से लड़ा। ये इसलिए विकसित हुआ क्योंकि तुम्हारे खून ने उस दबाव को झेलने की क्षमता दिखाई। तुम्हारे पाथवेज किसी भी एलिमेंट को खुद में बांधने के लिए तैयार हैं। यह ज्ञान आर्यन के लिए शक्ति और अभिशाप दोनों था। ताकत, वह अनजाने में और एलिमेंट्स को जागृत कर सकता था, जैसा कि बाद में अर्थ एलिमेंट के साथ होगा। खतरा, कोर गार्डियन के वंशज हमेशा रहस्यमय संगठन का निशाना रहे हैं। यह संगठन गार्डियंस की शक्ति का उपयोग करके कैओस फैलाना चाहता था। वेदांत ने आर्यन से वादा लिया कि वो इस बात को किसी भी अन्य व्यक्ति से गुप्त रखेगा, केवल रुद्र से, बल्कि किसी भी एलिमेंटलिस्ट से। अगर संगठन को पता चला कि गार्डियन का रक्त आज भी जीवित है, तो वे तुम्हें खोजने के लिए पूरी दुनिया को छान मारेंगे। तुम्हारा कोर उनके लिए शक्ति का अंतिम स्रोत है। आर्यन ने पूछा, लेकिन मैं पृथ्वी से हूँ। मैं उस दुनिया का हूँ, इस दुनिया का नहीं। मेरा कोर कैसे? वेदांत ने एक प्राचीन सिद्धांत समझाया। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें पृथ्वी से लाए होंगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा रक्त इस संसार के मूल सिद्धांत से बंधा हुआ है। या शायद तुम्हारी पृथ्वी की आत्मा में आर्कैनिस के प्राचीन बीज पहले से मौजूद थे। वेदांत ने आगे कहा कि आर्यन का 2 एलिमेंट्स का होना इस बात का सबूत है कि उसके पूर्वजों ने 7 तत्वों के बंधन को तोड़ने की कोशिश की थी, शायद उस अभिशाप से बचने के लिए। फायर और विंड, जो एक दूसरे के विपरीत नहीं बल्कि पूरक हैं, जानबूझकर चुनी गई थीं। तुम्हारे वास्तविक माता पिता ने शायद तुम्हें कोर गार्डियन के खून के खतरे से बचाने के लिए तुम्हें त्याग दिया था। इस नई सच्चाई ने आर्यन को बदल दिया। वो अब केवल एक विस्थापित छात्र नहीं था, वो एक जीवित किंवदंती का हिस्सा था, जो इस संसार के प्राचीन संतुलन का प्रतीक था। उसका डर अब व्यक्तिगत अस्तित्व का नहीं था, बल्कि वैश्विक दायित्व का था। वेदांत ने आर्यन को सांत्वना दी, लेकिन उसे तुरंत अगली चुनौती के लिए तैयार होने को कहा। तुम्हारी बढ़ी हुई शक्ति और तुम्हारे खून का रहस्य अब तुम्हें एक लक्ष्य बना चुका है। लेकिन ज्ञान ही शक्ति है। अब तुम्हें अपनी ताकत का उपयोग खुले तौर पर करना सीखना होगा। अगला कदम बाह्य परिसर मिशन था। यह इंटरमीडिएट मैजिस के लिए एक साधारण मिशन था,
लेकिन आर्यन के लिए ये पहला वास्तविक परीक्षण होगा कि वो अपने टियर 2 कोर और अपने नए ज्ञान का उपयोग कैसे करता है। आर्यन ने दृढ़ संकल्प से सिर हिलाया। वो जानता था कि गार्डियन का खून उसे साधारण एलिमेंटलिस्ट की तरह व्यवहार करने की अनुमति नहीं देगा। उसे अपनी टीम की रक्षा करनी थी, अपने रहस्य को बचाना था और उस संगठन को हराना था जिसने उसके पूर्वजों का शिकार किया था। उसने अपने कोर को शांत किया। फायर और विंड स्थिर कंपन के साथ अब एक बोझ नहीं बल्कि एक पुकार लग रहे थे। अध्याय 16 बाह्य परिसर मिशन। अगले दिन सुबह सुबह इंटरमीडिएट मेस क्लासरूम में एक गंभीर माहौल था। डीन एल्कॉन ने छात्रों के सामने एक नक्शा रखा। इंटरमीडिएट मैजेस के रूप में तुम्हारी ट्रेनिंग अब दीवारों तक सीमित नहीं रहेगी। अब तुम आर्कैनिस की वास्तविक दुनिया का सामना करोगे। डीन ने अपनी छड़ी को नक्शे पर मारा। तुम्हारा पहला मिशन फुसफुसाते जंगल से सिल्वन एसेंस नामक दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी लाना है। ये बूटी 1 सप्ताह के भीतर काटी जानी चाहिए, नहीं तो ये नष्ट हो जाएगी। सिल्वन एसेंस अत्यंत मूल्यवान थी क्योंकि ये गंभीर माना चोटों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती थी। हाल ही में हुए डार्क एजेंट के हमलों के बाद अकादमी को इसकी सख्त ज़रूरत थी। मिशन के लिए टीमों को एलिमेंट के संतुलन के आधार पर चुना गया था। आर्यन, जिसका एलिमेंट अभी भी आधिकारिक तौर पर केवल फायर था, को सबसे मजबूत टीम में रखा गया। आर्यन इस्टू आधिकारिक रूप से फायर मेज माइनस आक्रामक और रणनीतिक बल। आयुष इस्टू अर्थ मेज माइनस रक्षा और स्थिरता। मीरा वाटर मेज माइनस सहायक, निगरानी और नियंत्रण। मीरा ने आर्यन को देखकर उत्साहित होकर फुसफुसाया, तुम्हारे साथ ये मिशन आसान होगा, रणनीतिकार। आयुष हमेशा की तरह चिंतित अपने अर्थ शील्ड को बार बार छू रहा था। बस हमें किसी गोबलिन या किसी भी डार्क एजेंट से नहीं लड़ना पड़े। आर्यन शांत था। कोर गार्डियन का रहस्य उसके मन में गूंज रहा था। वो जानता था कि ये मिशन आसान नहीं होगा। संगठन हमेशा उच्च क्षमता वाले मैजेस का शिकार करता है और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी जीत के बाद आर्यन एक चमकता हुआ निशाना बन चुका था। उसे अपने दोनों एलिमेंट्स पर पूर्ण नियंत्रण रखना था ताकि अर्थ एलिमेंट के जागने का कोई भी अनजाने संकेत न मिले। टीम ने अकादमी का सुरक्षा घेरा पार किया और फुसफुसाते जंगल में प्रवेश किया। ये जंगल द वॉल्ड से कहीं ज्यादा घना और गहरा था। यहाँ की हवा पुरानी तीव्र माना से भरी हुई थी और पेड़ों पर अजीब चमकीली काई जमी थी। आयुष ने तुरंत अपनी अर्थमाना का उपयोग करके ट्रैकिंग सेंस सक्रिय किया। नक्शे के अनुसार सिल्वन एसेंस सबसे गहरे हिस्से में माना वॉटेक्स के पास पाई जाती है। हमें जल्दी करनी होगी। मीरा ने अपनी वाटर माना का उपयोग करके हवा में शांत सेंसर ओरब्स बनाए। चारों ओर कई छोटे एलिमेंट बीस्ट्स हैं, लेकिन कुछ भी खतरनाक नहीं अभी तक। आर्यन ने अपने कोर पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी फायर माना सामान्य थी। बाहर की हरियाली फायर के लिए एक निष्क्रिय पृष्ठभूमि थी, लेकिन उसकी विंड माना बेचैन थी। जंगल की घनी स्थिर हवा उसकी विंड को दबा रही थी। यह ऐसी ही प्रतिक्रिया थी जब विपरीत एलिमेंट्स आसपास होते हैं। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके कोर के अंदर फायर और विंड के बीच की विभाजक दीवार के पास एक बहुत ही सूक्ष्म धीमी गति की गूंज महसूस हो रही थी। ये वही कठोर कंपन था जिसे वेदांत ने पहले महसूस किया था। यह गूंज जंगल के गहरे अर्थ एलिमेंट की उपस्थिति के कारण और अधिक स्पष्ट हो रही थी। आर्यन को लग रहा था जैसे जंगल का अर्थ एलिमेंट उसके कोर को अपनी ओर खींच रहा है। वह तुरंत सतर्क हो गया। मुझे अपने कोर को मजबूत रखना होगा। तीसरा एलिमेंट अभी नहीं। जैसे ही वे जंगल में गहरे गए, उनका रास्ता एक फिसलन भरी चट्टानी ढलान से होकर गुजरा जो एलिमेंटल मॉस नामक एक तेजी से बढ़ने वाले एलिमेंट बेस्ड पौधे से ढका हुआ था। ये मॉस किसी भी एलिमेंट को सोखकर अपने बचाव में इस्तेमाल करता था। आयुष ने कोशिश की। उसने अपनी अर्थमाना का उपयोग करके मॉस को पत्थर से अलग करने की कोशिश की, लेकिन मॉस ने तुरंत अर्थमाना को सोख लिया और तेज कठोर कांटों में बदल गया। नहीं, ये अर्थ को सोख लेता है, आयुष चिल्लाया। मीरा ने वाटर स्ट्रीम का उपयोग किया। मॉस ने वाटर को भी सोख लिया और खुद को बिजली के सुचालक जेल में बदल लिया। अब सबकी निगाहें आर्यन पर थीं। फायर मेज, तुम इसे जला सकते हो, लेकिन ये बहुत तेजी से फैलता है। आर्यन ने अपनी फायर माना खींची। उसने सोचा, तारांकन फायर इसे जला देगी, लेकिन धुआं और राख हमारे लिए खतरा होंगे। मुझे फायर की शक्ति नहीं, बल्कि विंड की परिशुद्धता का उपयोग करना होगा। उसने फायरबॉल नहीं बनाया। उसने चुपचाप अपनी विंड माना को स्टेल्थ मोड में खींचा। उसने विंड को एक पतली, तेज, अदृश्य जेट धारा में बदला। उसने उस जेट धारा को मॉस और पत्थर के बीच के बंधन बिंदु पर निशाना साधा। जेट धारा, जो किसी भी बाहरी मेज के लिए अदृश्य थी, मॉस के तंतुओं को काटकर अलग करने लगी। कोई धुआं नहीं, कोई आग नहीं, केवल कटे हुए तंतु हवा में तैरने लगे।
क्या हुआ? मीरा हैरान थी। ये अपने आप कट गया? बस तेज हवा का एक झोंका, आर्यन ने झूठ बोला। एलिमेंट बेस्ड मॉस की जड़ें कमजोर होती हैं। उसने मुश्किल से खुद को नियंत्रित किया। उसका पहला गुप्त उपयोग सफल रहा, लेकिन कोर गार्डियन के रक्त ने उसे हर बार एलिमेंट का उपयोग करने पर अप्रत्याशित शक्ति दी। टीम ने मॉस को पार किया और अंततः उस क्षेत्र में पहुंची जहां सिल्वन एसेंस पाई जाती थी। ये जगह एक माना वॉर्टेक्स के केंद्र में थी, एक ऐसा स्थान जहां जंगल की सारी एलिमेंट माना घूमती थी। यहाँ की हवा असामान्य रूप से भारी थी और पृथ्वी की शक्ति यहाँ चरम पर थी। ये रही, मीरा ने एक पेड़ की छाल पर उगने वाली चमकती हुई चांदी जैसी पत्तियों वाली जड़ी बूटी की ओर इशारा किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, आयुष का अर्थ सेंस खतरे की चेतावनी देने लगा। पीछे हटो, ये वॉर्टेक्स केवल जड़ी बूटी नहीं है, यहाँ कोई बड़ा एलिमेंट बीस्ट है। जमीन हिलने लगी। वॉर्टेक्स के केंद्र से जमीन और चट्टानों को चीरते हुए एक विशाल भयानक आकृति उठने लगी। ये एक विशालकाय सांप सर्पेंट था, पूरी तरह से कठोर, भूरी चट्टानों और हरी काई से बना हुआ। ये एक रॉक सर्पेंट था। रॉक सर्पेंट अपने एलिमेंट अर्थ के चरम पर अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें सीधे आर्यन पर थीं, शायद इसलिए क्योंकि आर्यन की फायर और विंड की ऊर्जा रॉक सर्पेंट के शांत अर्थ एलिमेंट के लिए सबसे बड़ा विपरीत खतरा थी। रॉक सर्पेंट एक जोरदार दहाड़ के साथ उन पर टूट पड़ा। आर्यन जानता था कि फायर और विंड इस विशाल अर्थ बेस्ड बीस्ट पर केवल सतही असर कर सकते थे। यह गोब्लिन से कहीं अधिक बड़ा और घातक खतरा था। उसे अपनी सारी रणनीति, अपनी टियर 2 की शक्ति और अपने कोर पर सबसे बड़ा नियंत्रण लगाना होगा। रॉक सर्पेंट ने अपनी भारी पूंछ से जमीन पर हमला किया। आयुष ने तुरंत अपनी सारी माना खींचकर एक विशाल अर्थ वॉल बनाई। क्रिक! पूंछ ने दीवार को चकनाचूर कर दिया। आयुष जमीन पर गिरा, उसकी माना लगभग खत्म हो चुकी थी। हम मारे गए, मीरा घबरा गई। उसने अपनी अंतिम वाटर माना को आइस स्पाइक्स में बदला और रॉक सर्पेंट की आंखों पर निशाना साधा, लेकिन स्पाइक्स उसके कठोर शरीर से टकराकर चूर चूर हो गए। रॉक सर्पेंट अब सीधे आर्यन की ओर बढ़ रहा था। आर्यन ने अपनी पूरी टियर 2 फायर माना खींची। यह उसका अंतिम वार था। उसने फायर को विंड के साथ मिलाया और एक टर्बुलेंट इन्फर्नो स्पेल तैयार किया, जो रॉक सर्पेंट के कमजोर जोड़ जॉइंट्स पर निशाना साध रहा था। जैसे ही वो स्पेल फेंकने वाला था, रॉक सर्पेंट ने अपना मुंह खोला और एक कठोर भूरे रंग का अर्थ ब्रीथ छोड़ा, जो सीधे आर्यन की ओर आया। आर्यन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। मृत्यु सामने थी। इस जीवन मृत्यु के चरम क्षण में उसका कोर गार्डियन का रक्त उबल पड़ा। उसके कोर के भीतर की फायर और विंड का विभाजन चरमरा गया। असहनीय दबाव के बीच फायर और विंड की विभाजक दीवार के नीचे की अज्ञात कठोर गूंज अचानक तेज हुई। आर्यन के हाथों से फायर या विंड नहीं निकली। उसके पैरों के नीचे की जमीन तेजी से उठी। एक मजबूत, भूरी चट्टान की ढाल, रॉक शील्ड, अचानक उसके सामने बनी और रॉक सर्पेंट के अर्थ ब्रीथ को सोख लिया। आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं। उसके हाथ से फायर नहीं, बल्कि कच्ची अर्थ माना निकल रही थी। उसका तीसरा एलिमेंट अर्थ जागृत हो चुका था। वो अब 3 एलिमेंट संभाल रहा था। अध्याय 17 जंगल की गहराई और तीसरा जागृति। वह क्षण स्लो मोशन की तरह था। रॉक सर्पेंट का अर्थ ब्रीथ, कठोर चट्टानों और धूल का एक प्रचंड प्रहार सीधे आर्यन की ओर आ रहा था। आर्यन जानता था कि उसकी फायर और विंड की गति भी उसे इस विशाल हमले से नहीं बचा सकती। मृत्यु के अंतिम पल में उसका कोर गार्डियन का रक्त दहाड़ उठा। उसके कोर के भीतर फायर और विंड की विभाजक दीवार पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और तीनों एलिमेंट की ऊर्जा एक साथ अनियंत्रित होकर बाहर निकल पड़ी। लेकिन बाहर जो निकला वो अराजकता नहीं थी। आर्यन के पैरों के नीचे की जमीन तेजी से उठी। एक भयंकर घर्षण के साथ एक मजबूत, मोटी, भूरी चट्टान की ढाल अचानक उसके सामने बनी। रॉक सर्पेंट का अर्थ ब्रीथ इस ढाल से टकराया और धूल में मिल गया, जिससे आर्यन को खरोच तक नहीं आई। ढाल बनाने वाली ऊर्जा आर्यन के हाथों से नहीं, बल्कि सीधे उसके सीने के कोर से निकल रही थी। वह अपने हाथों को देखता रहा, जहां से फायर की गर्माहट या विंड की ठंडक नहीं, बल्कि पृथ्वी की कच्ची स्थिर शक्ति निकल रही थी। यही क्या था? मीरा सदमे में फुसफुसाई। उसकी वाटर माना डर से कांप रही थी। आयुष, जो जमीन पर गिरा हुआ था, इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। अर्थ मैजिक, इतना शुद्ध और इतना तेज, यह मेरी क्षमता से भी ज्यादा था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपने कोर पर ध्यान केंद्रित किया। वहां जहां पहले फायर और विंड 2 अलग अलग चमक थीं, अब 3 चमक थीं। तीसरी चमक भूरी, भारी और स्थिर थी, जो फायर की गर्मी और विंड की तेजी के साथ अजीब तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही थी। अर्थ एलिमेंट। उसका तीसरा एलिमेंट जागृत हो चुका था।
रॉक सर्पेंट अपने ही एलिमेंट के वार को एक साधारण इंसान द्वारा रोके जाने से पागल हो उठा। वो अब और भी तेजी से उनकी ओर बढ़ा, उसकी आंखें लाल पीली हो चुकी थीं। आर्यन के पास सोचने का समय नहीं था। उसका अर्थ एलिमेंट अभी भी अनियंत्रित था, लेकिन उसने उसे इस्तेमाल करना जारी रखा। उसने अपने हाथ को जमीन की ओर किया और रॉक सर्पेंट के पैरों के नीचे की जमीन में गहरी दरारें बना दी। सर्पेंट का विशाल शरीर उन दरारों में फंस गया। अब मीरा, आयुष, ये फंस गया है, आर्यन चिल्लाया। आयुष को होश आया। अर्थ मैजिक, ठीक है। उसने अपनी बची हुई शक्ति का उपयोग करके रॉक सर्पेंट के फंसे हुए शरीर को और कसकर बांध दिया। मीरा ने अपनी आइस पाइकस को फिर से बनाया, लेकिन इस बार उसने उन्हें पानी में मिला दिया और उन्हें रॉक सर्पेंट के शरीर के जोड़ों जॉइंट्स में घुसाने की कोशिश की जहां दरारें थीं। आर्यन जानता था कि केवल अर्थ इसे नहीं मार सकता। उसने तुरंत अपने कोर के भीतर फायर एलिमेंट को खींचा, लेकिन इस बार उसे फायर और अर्थ को अलग रखना था। उसने फायर को खींचा और उसे सीधे रॉक सर्पेंट के सिर पर अत्यधिक तेजी से दागा, ताकि अर्थ की ढाल और फायर का हमला एक साथ हो सके। धमाका! फायर ने रॉक सर्पेंट के कठोर अर्थ बेस्ड सिर को पिघला दिया और सर्पेंट एक भयानक चीख के साथ जमीन पर गिर गया। उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर और काई में बदल गया। रॉक सर्पेंट मर चुका था। जीत की खुशी तुरंत एक भयानक एहसास में बदल गई। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, आर्यन के कोर के भीतर की कंपन की स्थिरता पूरी तरह से टूट गई। फायर, विंड और अर्थ, तीनों एलिमेंट अब एक दूसरे के साथ अराजक रूप से टकरा रहे थे। फायर अर्थ को पिघलाने की कोशिश कर रही थी, विंड फायर को तेजी दे रही थी और अर्थ तीनों को स्थिर रखने की कोशिश कर रही थी। आर्यन के शरीर से तेज गर्मी, फायर और अजीब ठंडक विंड की लहरें निकलने लगीं, जबकि उसके हाथ और पैर पत्थर की तरह भारी महसूस हो रहे थे। अर्थ, आर्यन, तुम ठीक हो? मीरा घबरा गई। आर्यन दर्द से झुक गया। मुझे वापस जाना होगा। मेरा कोर। आयुष, जो अब तक थोड़ा संभल चुका था, ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे पास 3 एलिमेंट्स हैं? फायर, विंड और अर्थ? उसके चेहरे पर भय और विस्मय दोनों थे। ये नामुमकिन है। आर्यन को पता था कि अब वो केवल एक दोहरे एलिमेंट वाला रहस्य नहीं रहा। वो आर्कैनिस के प्राचीन नियमों को तोड़ चुका था। उसका रहस्य अब अधिकतम खतरे पर था। तेजी से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए टीम ने बिना समय गंवाए सिल्वन एसेंस जड़ी बूटी को काटा और वापसी का रास्ता लिया। रास्ते में आर्यन को अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की चरम चुनौती का सामना करना पड़ा। उसे हर कदम पर अपनी चेतना को कोर पर केंद्रित रखना पड़ा, ताकि तीनों एलिमेंट्स को कोर पार्टीशनिंग की पुरानी, कमजोर तकनीक से अलग रखा जा सके। हर एलिमेंट को खींचने की इच्छा उसे हो रही थी, लेकिन वो जानता था कि एक भी अनियंत्रित मिश्रण उसे माना ओवरलोड से मार सकता है। मीरा और आयुष ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि आर्यन ने उन्हें बचाया है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि उनके सामने जो छात्र खड़ा था, वो अब अकादमी के किसी भी नियम या एलिमेंटलिस्ट के सिद्धांत में फिट नहीं बैठता था। उनका विश्वास अब भय और अनिश्चितता में बदल गया था। हम अकादमी पहुंचने तक इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगे, मीरा ने सख्त लहजे में कहा। किसी से नहीं। यहाँ क्या हुआ, ये बस हम तीनों जानते हैं। अकादमी पहुंचते ही आर्यन सीधे गुरु वेदांत के पास भागा, अपने कोर को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। वेदांत ने आर्यन को देखा और उनकी आंखें तुरंत कोर की अराजक माना वेवस को पड़ गईं। उनके चेहरे पर पहले कभी न दिखने वाला डर था। अर्थ, वेदांत ने बुदबुदाया। कोर गार्डियन का रक्त। ये सच है। उन्होंने आर्यन को तुरंत अपने गुप्त स्टोर रूम में धकेल दिया। आर्यन, तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। 2 एलिमेंट को संभालना असंभव था, 3 एलिमेंट्स तो आत्महत्या है। अब तुम्हारा कोर केवल अस्थिर नहीं है, ये विस्फोट के कगार पर है। वेदांत को पता था कि ये टियर 2 या टियर 3 का सवाल नहीं था, ये विनाश का सवाल था। आर्यन को अब केवल एलिमेंट बैलेंस नहीं, बल्कि जीने के लिए इन एलिमेंट्स को अलग रखना सीखना था। कोर गार्डियन का खून उसे शक्ति दे रहा था, लेकिन ये शक्ति अब उसकी जान ले सकती थी। 3 एलिमेंट्स का नियंत्रण। रॉक सर्पेंट पर विजय और अर्थ एलिमेंट के अचानक जागरण के तुरंत बाद वेदांत आर्यन को अकादमी के नीचे अपने सबसे गुप्त और एलिमेंट सुरक्षित तहखाने में ले गए। इस कमरे की दीवारें प्राचीन माना डंपेनिंग स्पेल्स से ढकी हुई थीं, जो किसी भी एलिमेंट की ऊर्जा को सोख सकती थीं, ताकि कोर के संभावित विस्फोट से भी अकादमी को कोई नुकसान न पहुंचे। आर्यन दर्द से जमीन पर कांप रहा था। उसके शरीर से तेज गर्मी, फायर, अशांत वायुधाराएं, विंड और कठोर दबाव अर्थ एक साथ निकल रहे थे। कोर के भीतर तीनों एलिमेंट एक विशाल एलिमेंट तूफान की तरह टकरा रहे थे, जिससे उसके माना पाथवेज में रक्त का प्रवाह अत्यधिक बढ़ गया था। शांत हो जाओ आर्यन, शांत हो जाओ,
वेदांत ने चेतावनी दी, तुम्हारे कोर की विभाजित दीवारें टूट चुकी हैं। फायर अर्थ को पिघला रही है, विंड उन्हें अस्थिर कर रही है। अगर ये टकराव जारी रहा तो तुम्हारा कोर 1 घंटे के भीतर फट जाएगा। वेदांत ने एक शक्तिशाली स्टेसिस ऋण सक्रिय किया, जिसने आर्यन के कोर के चारों ओर अस्थायी बाहरी दबाव बनाया ताकि तत्वों को थोड़ा शांत किया जा सके। कोर गार्डियन का रक्त तुम्हें ये शक्ति देता है, लेकिन इस स्तर पर यह तुम्हारे लिए विष है, वेदांत ने कहा। तुम्हें तुरंत उच्च स्तरीय कोर पार्टीशनिंग की कला सीखनी होगी। टियर 2 का विभाजन अब पर्याप्त नहीं है। उच्च स्तरीय कोर पार्टीशनिंग एक ऐसी तकनीक थी जो इंटरमीडिएट मैजेस के लिए भी अत्यंत उन्नत मानी जाती थी, और इसे 3 एलिमेंट्स पर लागू करना लगभग पागलपन था। वेदांत ने आर्यन को निर्देश दिया कि वो अपने कोर को अब 2 नहीं बल्कि 3 समान भागों में विभाजित करे, जैसे एक समबाहु त्रिभुज। फायर को एक कोने पर, विंड को दूसरे कोने पर और नए एलिमेंट अर्थ को तीसरे कोने पर रखो। तीनों के बीच अभेद दीवारें बनाओ। तीनों तत्वों को केवल अपने हिस्से में रहने की अनुमति दो। आर्यन ने कोशिश की। मानसिक रूप से कोर को विभाजित करने का प्रयास इतना दर्दनाक था कि उसे लगा जैसे उसका सिर पत्थर से टकरा रहा है। कोर, जिसे प्रकृति ने एक इकाई के रूप में बनाया था, 3 गुना ज्यादा शक्ति के साथ विद्रोह कर रहा था। हर बार जब आर्यन अर्थ को फायर से अलग रखने की कोशिश करता तो फायर की गर्मी दीवार को पिघलाने लगती। जब वो विंड को स्थिर करता तो अर्थ का दबाव विंड को पूरी तरह से रोक देता। यह एक असंभव संतुलन था। वेदांत ने आर्यन को भावनात्मक रूप से शांत करने पर जोर दिया। भावनात्मक नियंत्रण ही तुम्हारी दीवारें हैं। भय और बेचैनी कोर को मिलाती है, शांति और संकल्प उन्हें अलग रखता है। कई घंटों के भयानक संघर्ष के बाद जहां आर्यन को असीम मानसिक पीड़ा हुई, वह अंततः सफल हुआ। उसने अपने कोर के भीतर 3 अलग अलग, धुंधली लेकिन दृढ़ रेखाएं खींच लीं। फायर, विंड और अर्थ तीनों एलिमेंट अब अपने अपने हिस्सों में सिमट गए थे। कोर अब भी 3 गुना बड़ा और 3 गुना तेज था, लेकिन कम से कम स्थिर था। इस विभाजन के बाद आर्यन को पहली बार अपनी स्थिति की वास्तविक भयावहता का एहसास हुआ। वेदांत ने उसे बताया, एक एलिमेंट मेज अपनी 100% शक्ति का उपयोग सुरक्षित रूप से कर सकता है। एक डुअल एलिमेंट मेज 50% का उपयोग करता है और 50% को संतुलन के लिए बचाता है। तुम्हारे पास 3 हैं। इसका मतलब था कि आर्यन को अपनी कुल मानक क्षमता का एक बड़ा हिस्सा केवल संतुलन बनाए रखने के लिए खर्च करना होगा। तुम्हारी क्षमता बढ़ गई है, लेकिन तुम्हारा प्रयोग करने योग्य माना कम हो गया है। अगर तुम एक एलिमेंट का 50% उपयोग करते हो तो तुम्हें बाकी 2 एलिमेंट्स को अस्थिरता से बचाने के लिए 50% ऊर्जा को डिवाइड करना होगा। यह एक गणितीय और जादुई दुविधा थी। आर्यन को एहसास हुआ कि ज्यादा शक्ति उतनी ही जोखिम लाती है। हर स्पेल के बाद उसे पूरी तरह से थकने के बजाय माना ओवरलोड का खतरा मंडराने लगता था। वह खतरा जिसमें उसकी तीनों शक्तियां एक साथ कोर की दीवारों को तोड़कर उसे विस्फोट कर देंगी। आर्यन, तुम एक वरदान नहीं बल्कि एक जादुई बम हो, वेदांत ने कठोरता से कहा। तुम्हें अब जीना है तो केवल नियंत्रण से जीना होगा। अब आर्यन को अर्थ एलिमेंट की प्रकृति को समझना था। फायर, विंड और अर्थ, तुम तीनों के सबसे मौलिक गुणों को नियंत्रित करते हो, ऊष्मा, वेग और स्थिरता। वेदांत ने समझाया कि अर्थ फायर और विंड से विपरीत होकर भी आर्यन के लिए एक अजीब संरक्षक बन सकता है। अर्थ स्थिरता, फायर अस्थिरता और विंड अस्थिरता के बीच एक प्राकृतिक डैम्पनर का काम करेगा अगर उसे सही से इस्तेमाल किया जाए। अर्थ उसे मजबूत रक्षा देगा, जिसे उसकी फायर और विंड की गति से संतुलित किया जा सकता है। आर्यन को यह भी समझना पड़ा कि उसका अर्थ एलिमेंट इतना शक्तिशाली क्यों था। यह इसलिए था क्योंकि ये सीधे कोर गार्डियन के रक्त के कारण जागृत हुआ था, न कि अभ्यास से। यह एक शुद्ध अविकसित शक्ति थी जिसे नियंत्रित करना और भी कठिन था। आर्यन को अब अर्थ एलिमेंट को भी अपने स्टेल्थ माना का हिस्सा बनाना था, विंड की गति को फायर की गर्मी के नीचे छिपाना और अब अर्थ की भारीपन को उन दोनों के बीच एक साइलेंसर के रूप में उपयोग करना। प्रशिक्षण का यह चरण आर्यन को मानसिक रूप से कठोर बना गया। वो एक ऐसा एलिमेंटलिस्ट था जिसके पास इतनी शक्ति थी कि वो एक सेना को नष्ट कर सकता था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन अब उसके अपने भीतर था। उसने अपने कोर को महसूस किया। 3 एलिमेंट एक दूसरे से विभाजित होकर भी एक नए एलिमेंट सत्य को जन्म दे रहे थे। वो अब समझ चुका था कि उसका कोर गार्डियन का खून उसे लगातार शक्ति का विस्तार करने के लिए मजबूर करेगा, चाहे वो कितना भी रोके। वेदांत ने आर्यन को अंतिम चेतावनी दी। तुम्हारी अगली चुनौती शहर के भीतर है। तुम्हारा रहस्य अब बड़ा है और संगठन की नजरें तुम पर हैं। अगर तुम बाह्य परिसर मिशन में अर्थ एलिमेंट को नियंत्रित नहीं कर पाए तो इस बार तुम्हारा दुश्मन कोई रॉक सर्पेंट नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे जैसे ही मानव, लेकिन अंधेरे से बंधे हुए होंगे। आर्यन ने कोर को अंतिम बार स्थिर किया। उसका जीवन अब एक कगार पर था।
उसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने अभिशाप को वरदान में बदलना सीखना था। अध्याय 19 रहस्यमय संगठन का साया। पिछले कुछ दिनों में आर्कैनिस अकादमी के बाहर का माहौल तेजी से बदल गया था। शहर की स्थानीय जादुई बुलेटिन में अजीब खबरें छपने लगी थीं। शुरुआती खबरें छोटी थीं, कुछ एलिमेंटलिस्ट छात्रों की संदिग्ध दुर्घटनाएं, लेकिन जल्द ही पैटर्न स्पष्ट होने लगा। वेदांत ने आर्यन को गुप्त रूप से अपने निजी पुस्तकालय में बुलाया, जहां उन्होंने जादुई समाचारों के संकलन और सरकारी सुरक्षा रिपोर्टों का ढेर लगा रखा था। देखो आर्यन, वेदांत ने एक गंभीर रिपोर्ट की ओर इशारा किया। यह केवल सामान्य अपराध नहीं है। पिछले 2 सप्ताह में 3 नॉविस मैजेस गायब हुए हैं। तीनों मैजेस में एक चीज समान थी, उनका माना कोर असामान्य रूप से दुर्लभ था। एक ऑरा हीलिंग मेज था, दूसरा क्रोम एलिमेंट का मेज था। वेदांत का चेहरा पीला पड़ गया। ये किसी को पता नहीं है, लेकिन इन तीनों मैजेस के कोर डैश उच्च घनत्व डैश वाले थे। वे ऐसे कोर थे जिन्हें एक एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट को संभाल सकने की क्षमता रखने वाला माना जाता था। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका कोर न केवल उच्च घनत्व वाला था, बल्कि अब 3 एलिमेंट्स को संभाल रहा था। वो इस संगठन का प्रमुख लक्ष्य था, चाहे वे इस बात को जाने या न जाने। ये एक एलिमेंट संगठन नहीं है, वेदांत ने फुसफुसाया। ये एक संगठन है, एक ऐसा समूह जिसका नाम हमारे इतिहास में बार बार आता है जब भी कोई प्राचीन शक्तिशाली एलिमेंट या गार्डियन का रक्त सतह पर आता है। वेदांत ने आर्यन को बताया कि इस रहस्यमय संगठन का उद्देश्य केवल एलिमेंट मैजेस को मारना नहीं है, बल्कि उनकी अद्वितीय माना कोर्स को चुराना है। उनका मानना है कि एलिमेंट्स की शक्ति को नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इकट्ठा किया जाना चाहिए। वे एलिमेंट्स के सामंजस्य को नहीं, बल्कि अराजकता को मानते हैं। वेदांत ने एक प्राचीन हस्तलिपि खोली। हमारे पूर्वजों ने इन्हें डैश द शैडो कलेक्टर डैश नाम दिया था। यही वे लोग हैं जिन्होंने सदियों पहले कोर गार्डियन को नष्ट करने की कोशिश की थी, क्योंकि गार्डियन संतुलन बनाए रखते थे, जबकि ये संगठन शक्ति को एकाधिकार करना चाहता था। आर्यन ने अर्थ एलिमेंट के जागरण के बाद अपने कोर के भीतर महसूस की गई अस्थिरता को याद किया। ये संगठन शक्ति के उसी पागलपन का प्रतीक था जिससे वो खुद संघर्ष कर रहा था। वेदांत ने निष्कर्ष निकाला, तुम्हारे कोर गार्डियन के रक्त और तुम्हारे 3 एलिमेंट्स के कारण तुम उनके लिए सर्वोच्च पुरस्कार हो। वे तुम्हें खोज रहे हैं आर्यन। हर दुर्लभ कोर को खोजने के बाद वे तुम्हारे करीब आ रहे हैं। आर्यन और वेदांत ने तुरंत अपनी गुप्त ट्रेनिंग के प्रोटोकॉल को अत्यधिक स्तर तक बढ़ा दिया। माना फील्ड कॉन्ट्रैक्शन। आर्यन को अपनी सारी माना फायर, विंड और अर्थ को कोर के भीतर संकुचित करने के अभ्यास को दिनचर्या बनाना पड़ा। अब उसे केवल विंड को नहीं, बल्कि अर्थ की भारी स्थिर गंध को भी छिपाना था, जो सबसे मुश्किल था। शैडो माना सेंट मास्किंग। वेदांत ने एक विशेष प्रकार के माना एब्जॉर्बिंग डस्ट का उपयोग शुरू किया, जिसे वे प्रशिक्षण कक्ष में छिड़कते थे। ये डस्ट आर्यन की प्रशिक्षण से उत्पन्न हुई किसी भी एलिमेंट गंध को सोख लेता था, जिससे रुद्र या संगठन के किसी भी जासूस के लिए उसका पता लगाना असंभव हो जाता था। भावनात्मक शटडाउन। आर्यन को निर्देश दिया गया कि वो अकादमी के भीतर और बाहर हमेशा एक उदासीन शांत चेहरे का मुखौटा पहनकर रहे। कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं, क्योंकि भावनाओं का एक भी विस्फोट उसके 3 एलिमेंट्स के संतुलन को तोड़ सकता था, जिससे एक पहचान योग्य माना फटने का खतरा होता था। आर्यन का जीवन अब एक सतत झूठ बन चुका था। एक तरफ वो एक साधारण इंटरमीडिएट मेज बनने का नाटक कर रहा था, दूसरी तरफ वो एक चलते फिरते एलिमेंट बम को संभाल रहा था, जिसका खून आर्कैनिस के सबसे बड़े रहस्य से जुड़ा था। शहर में फैले इस डर और वेदांत के सख्त प्रशिक्षण के कारण आर्यन को अकादमी में भी अकेलापन महसूस होने लगा। मीरा और आयुष ने बाह्य परिसर मिशन के दौरान आर्यन की अर्थ पावर को देखा था और अब वे उससे दूरी बनाने लगे थे। वे उससे डरते थे, भले ही उन्होंने अपने रहस्य को बनाए रखने की शपथ ली हो। उनका व्यवहार आर्यन को अंदर से तोड़ रहा था, क्योंकि वो अपनी शक्ति को उनकी रक्षा के लिए चाहता था, लेकिन ये शक्ति ही उसे उनसे अलग कर रही थी। रुद्र की निगरानी और भी तेज हो गई थी। रुद्र को पता था कि आर्यन की शक्ति अचानक बहुत बढ़ गई है, लेकिन वो किसी भी एलिमेंट सिग्नेचर को पकड़ नहीं पा रहा था। रुद्र की लाइटनिंग सेंसिंग क्षमताएं आर्यन के 3 तत्वीय संतुलन के कारण भ्रमित हो रही थीं। उसे कभी कभी फायर का दबाव, कभी विंड की तेजी और कभी अर्थ का भारीपन महसूस होता था, लेकिन कोई भी एक एलिमेंट स्पष्ट नहीं होता था। रुद्र ने अपने दोस्तों से फुसफुसाया, वह कुछ छिपा रहा है, कोई आर्टिफैक्ट, कोई प्रतिबंधित जादू। लेकिन वो एलिमेंटलिस्ट नहीं हो सकता। कोई भी एलिमेंटलिस्ट इतना असंगत नहीं होता। रुद्र का यही निष्कर्ष कि आर्यन असंगत था, आर्यन के रहस्य की सर्वोत्तम सुरक्षा बन गया। वेदांत जानते थे कि संगठन के साये के बावजूद आर्यन को अकादमी की प्रक्रिया का पालन करना होगा। तुम्हारे पास अब वार्षिक परीक्षा आ रही है आर्यन।
तुम्हें उसमें शीर्ष स्थान हासिल करना होगा, वेदांत ने स्पष्ट किया। तुम्हारे पास 3 एलिमेंट्स की शक्ति है, लेकिन तुम्हें केवल फायर मेज के रूप में जीतना होगा। अगर तुम परीक्षा में असफल होते हो या सामान्य प्रदर्शन करते हो, तो संगठन को लगेगा कि तुम एक असफल प्रयोग हो और वे तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन इससे अकादमी में तुम्हारी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। तुम्हें जीतना होगा आर्यन, तुम्हें अपनी फायर को और भी तेज करना होगा। तुम्हारी जीत ही तुम्हारा अंतिम कवर होगी। आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह अब एक एलिमेंटलिस्ट छात्र नहीं था, वो कोर गार्डियन के वंश का अंतिम रक्षक था, एक रहस्यमय संगठन का लक्ष्य और 3 अस्थिर एलिमेंट्स का वाहक था। उसका अगला कदम अकादमी की वार्षिक परीक्षा अब केवल अकादमिक उपलब्धि नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुका था। उसने अपने कोर को अंतिम बार स्थिर किया, फायर को विंड से और विंड को अर्थ से अलग रखा। संतुलन की ये पीड़ा अब उसके जीवन का स्थायी हिस्सा थी। अध्याय 20 अकादमी की वार्षिक परीक्षा। अकादमी की वार्षिक परीक्षा का माहौल हमेशा तनावपूर्ण होता था, लेकिन इस बार रहस्यमय संगठन के सक्रिय होने की खबरों के कारण तनाव चरम पर था। छात्र डरे हुए थे और शिक्षक अत्यधिक चौकस थे। ये परीक्षा न केवल योग्यता सिद्ध करने का माध्यम थी, बल्कि दुर्लभ माना कोर्स वाले छात्रों को खुलेआम प्रदर्शित करने का एक मंच भी थी, जिससे आर्यन का खतरा बढ़ जाता था। परीक्षा के मैदान में आर्यन शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर शांत उदासीन मुखौटा था, जिसे बनाए रखने के लिए वो अपने कोर के विभाजन पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसके कोर के भीतर फायर, विंड और अर्थ तीनों एलिमेंट अब भी एक दूसरे से विभाजित थे, लेकिन हर छोटा भावनात्मक विचलन उस विभाजन को क्षीण कर सकता था। उसकी टीम के साथी मीरा, वाटर मेज और आयुष, अर्थ मेज, उसके पास से गुजरे। मीरा ने डर और प्रशंसा के मिले जुले भाव से देखा, जबकि आयुष ने केवल सिर हिलाया। रुद्र, लाइटनिंग मेज, एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखें लगातार आर्यन के माना सिग्नेचर को स्कैन कर रही थीं, लेकिन वो असंगतता के कारण कुछ भी स्पष्ट नहीं पकड़ पा रहा था। डीन एल्कॉन ने मंच पर आकर परीक्षा की शुरुआत की घोषणा की। इंटरमीडिएट मेज का स्तर केवल कच्ची शक्ति का नहीं है, यह नियंत्रण, सहन शक्ति और रणनीति का है। पहला राउंड स्पेल एक्यूरेसी का था। छात्रों को एक एलिमेंट संवेदनशील लक्ष्य को न्यूनतम माना और अधिकतम सटीकता के साथ मारना था, ताकि लक्ष्य को नष्ट किए बिना केवल उसके केंद्र को छुआ जा सके। ये राउंड आर्यन के लिए सबसे मुश्किल था। उसकी टियर 2 फायर माना अब इतनी शक्तिशाली थी कि एक साधारण फायरबॉल से भी वो लक्ष्य को राख में बदल सकता था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपने कोर के फायर सेक्शन पर ध्यान केंद्रित किया। उसने फायर माना का केवल न्यूनतम 10% खींचा, लेकिन यह भी टियर 1 मेज के 100% के बराबर था। उसने फायरबॉल को अपने हाथों में बनाया। जैसे ही फायरबॉल उसके हाथ से छूटा, उसने गुप्त रूप से विंड एलिमेंट का एक सूक्ष्म पुट फायरबॉल के पीछे से लगाया। यह विंड का पुट फायरबॉल की गति को बढ़ाता नहीं था, बल्कि उसे वायु धाराओं से स्थिर रखता था, जिससे वो लक्ष्य पर पूर्ण सटीकता से टकराता था। बाहरी मैजेस ने देखा कि आर्यन की फायरबॉल असाधारण रूप से स्थिर और तेज थी, लेकिन किसी ने भी उस अदृश्य पीछे से धकेलने वाली विंड को महसूस नहीं किया। उन्होंने सोचा कि ये उसकी फायर की जन्मजात शुद्धता थी। रुद्र ने अपने चेहरे पर संदेह की भावना के साथ देखा। उसकी फायर इतनी स्थिर क्यों है? फायर हमेशा थोड़ी अस्थिर होती है। आर्यन ने पहले राउंड में पूर्ण स्कोर हासिल किया। उसने अपनी शक्ति को सफलतापूर्वक दबाया और अपने एलिमेंट संयोजन का उपयोग अविश्वसनीय परिशुद्धता के लिए किया। दूसरा राउंड माना सहन शक्ति का था। छात्रों को अपनी माना का उपयोग करके एक रक्षात्मक ढाल बनानी थी और उसे तब तक बनाए रखना था जब तक कि अकादमी के एलिमेंट टेस्टिंग एरे से निकलने वाले निरंतर एलिमेंट प्रहार के सामने वो ढाल टूट न जाए। ये राउंड आर्यन के लिए सबसे खतरनाक था। रक्षात्मक ढाल को बनाए रखने के लिए उसे लगातार माना खींचनी होगी। अगर वो फायर और विंड के साथ साथ अर्थ एलिमेंट की माना भी खींचता तो वो पकड़ा जाता, लेकिन अगर वो केवल फायर से ढाल बनाता तो वो जल्द ही थक जाता। आर्यन ने एक फायर शील्ड बनाया। प्रहार शुरू हुए। वाटर स्पेल्स, आइस शर्ड्स और लाइटनिंग बोल्ट्स। जैसे ही वाटर और लाइटनिंग के प्रहार उसकी फायर शील्ड पर पड़े, आर्यन ने अपने कोर के भीतर अर्थ एलिमेंट को सक्रिय किया। अर्थ की शक्ति को ढाल में बाहर नहीं निकाला गया, बल्कि ढाल के माना चैनल्स के भीतर रखा गया। अर्थ की स्थिरता ने फायर शील्ड के चैनल्स को मजबूत किया, जिससे फायर शील्ड, जो स्वाभाविक रूप से कमजोर मानी जाती थी, अविश्वसनीय रूप से लंबे समय तक टिकी रही। बाहर से ढाल केवल फायर की तरह दिखती थी, लेकिन अंदर से ये 3 एलिमेंट्स के दबाव को सह रही थी। रुद्र अपनी लाइटनिंग शील्ड को पहले ही खो चुका था और मीरा की वाटर शील्ड भी चरमरा रही थी। आर्यन की फायर शील्ड अंत तक टिकी रही, जिससे उसने सहन शक्ति में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वेदांत ने गर्व और चिंता के मिश्रित भाव से देखा। वो जानते थे कि आर्यन ने अपनी ढाल में अर्थ की गुप्त शक्ति का उपयोग किया है।
कोर गार्डियन का रक्त उसे ऐसे असाध्य संयोजन बनाने की अनुमति देता है, उन्होंने सोचा। अंतिम राउंड बैटल सिमुलेशन का था, जहां छात्रों को एलिमेंट कंट्रोल्ड गोलेम के एक समूह के खिलाफ लड़ना था। ये राउंड रणनीति और गति पर निर्भर था। आर्यन ने एक बार फिर केवल फायर मेज की अपनी पहचान को बनाए रखा। गोलेम को हराने के लिए आर्यन ने अपनी टियर 2 फायर का उपयोग किया, लेकिन हर फायरबॉल में उसने विंड का एक सूक्ष्म अदृश्य घुमाव जोड़ा। ये घुमाव फायरबॉल को अप्रत्याशित दिशाएं देता था, जिससे गोलेम भ्रमित हो जाते थे। रुद्र, जो अब आर्यन से पीछे था, गुस्से से लड़ रहा था। उसने अत्यधिक शक्ति का उपयोग किया, जिससे उसकी लाइटनिंग स्पेल्स अशुद्ध हो गईं। आर्यन ने अपनी गति पर भरोसा किया। वो विंड का उपयोग सीधे हमला करने के बजाय खुद को अप्रत्याशित रूप से आगे पीछे करने के लिए कर रहा था, जिससे गोलेम कभी भी उस पर निशाना नहीं लगा पाए। अंततः उसने गोलेम को उनकी कमजोरियों पर सटीक रूप से निशाना बनाया और सबसे कम समय में उन्हें हरा दिया। परीक्षा समाप्त हुई। आर्यन ने सभी तीनों राउंड में अभूतपूर्व प्रदर्शन करके नॉविस छात्रों में शीर्ष स्थान हासिल किया। जब परिणाम घोषित किए जा रहे थे, रुद्र ने निराशा में अपनी मुट्ठी भींच ली। इसी क्षण रुद्र ने खुद को नियंत्रित करने की क्षमता खो दी और एक अत्यधिक शक्तिशाली लाइटनिंग बोल्ट मैदान के बीच में छोड़ दिया। यह हमला अराजक था, लेकिन रुद्र का उद्देश्य आर्यन को विचलित करना था। आर्यन के कोर में तीनों एलिमेंट्स एक साथ प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर हुए। अपनी रक्षा के लिए आर्यन ने अनजाने में अर्थ पावर का एक छोटा सा पुट अपने पैरों के नीचे की जमीन में लगाया। ये अर्थ पावर बाहर दिखी नहीं, लेकिन उसने जमीन को अत्यधिक स्थिर कर दिया, जिससे रुद्र के लाइटनिंग बोल्ट का ग्राउंडिंग प्रभाव कम हो गया। इस अनजाने प्रदर्शन के कारण कुछ वरिष्ठ शिक्षकों और एलिमेंट सेंस वाले मैजेस ने आर्यन के प्रदर्शन में एक क्षणिक अजीब भूरी नीली नारंगी चमक देखी। ये क्या था? एक वरिष्ठ शिक्षक ने फुसफुसाया। फायर विंड मिक्स टेक्निक इतनी भारी कैसे हो सकती है? लोगों ने इसे फायर विंड मिक्स टेक्निक का एक नया उन्नत रूप माना, एक एलिमेंटलिस्ट का व्यक्तिगत विकास। आर्यन ने राहत की सांस ली। उसका असली रहस्य अभी भी बचा था। उसने शीर्ष स्थान हासिल किया और उसका रहस्य केवल एक उन्नत तकनीक के रूप में ढका रहा। अध्याय 21 परीक्षा में विजय और संदेह। परीक्षा के मैदान में डीन एल्कॉन ने आधिकारिक रूप से आर्यन को नोविस चैंपियन घोषित किया। भीड़ तालियों से गूंज उठी। अधिकांश छात्र आर्यन की जीत से खुश थे, क्योंकि उसने रुद्र के प्रभुत्व को तोड़ा था। आर्यन को सम्मान का शीर्ष चिन्ह पहनाया गया। उसकी जीत अकादमी के लिए एक गौरव का विषय थी, क्योंकि उसके प्रदर्शन में न केवल शक्ति थी, बल्कि अभूतपूर्व नियंत्रण और रणनीति थी। हालांकि पोडियम के पीछे उच्च स्तरीय विशेषज्ञ मैजेस का एक समूह चुपचाप फुसफुसा रहा था। वरिष्ठ शिक्षक मास्टर थोरग एक अनुभवी अर्थमेज थे, जिनकी माना सेंस सबसे सटीक मानी जाती थी। उन्होंने वेदांत को एक तरफ खींचा। वेदांत, मुझे तुम्हें कुछ बताना होगा, थोरग ने गंभीर आवाज में कहा। मैंने आर्यन के सहनशक्ति राउंड को देखा। उसकी फायर शील्ड में एक अजीब स्थिरता थी। फायर स्वाभाविक रूप से अस्थिर और गतिशील होती है। मैंने उसके कोर सिग्नेचर में एक भारी अव्यक्त दबाव महसूस किया, जो फायर या विंड का नहीं था। वेदांत का चेहरा शांत था, लेकिन उनकी नसें तन गईं। मास्टर थोरग, आप केवल थकान देख रहे हैं। उस पर रुद्र के लाइटनिंग बोल्ट का सीधा प्रहार हुआ था। फायर और विंड का उसका संयोजन, जैसा कि आप जानते हैं, अनोखा है। लेकिन थोरग संतुष्ट नहीं थे। नहीं वेदांत, यह अर्थ की तरह असंगत था। ये ऐसा था जैसे किसी ने एक अस्थिर तत्व को स्थिर करने के लिए तीसरे, पूरी तरह से विपरीत बल का उपयोग किया हो। मैं नहीं मानता कि वो केवल एक फायर विंड मेज है। मास्टर थोरग का संदेह, जो उनके एलिमेंट अर्थ के कारण था, आर्यन के लिए सबसे बड़ा खतरा था। अर्थ मैजेस ही सबसे पहले असंगत एलिमेंट को महसूस कर सकते थे। यह संदेह केवल शिक्षकों तक सीमित नहीं रहा। डीन एल्कॉन को तुरंत थोरग की चिंता के बारे में बताया गया। डीन, जो अकादमी की प्रतिष्ठा और आर्यन की संभावित उच्च क्षमता को समझते थे, जानते थे कि इस संदेह को तुरंत दबाना होगा। डीन एल्कॉन ने वेदांत को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। वेदांत, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे छात्रों का समर्थन करता हूं, लेकिन थोरग का संदेह गंभीर है। अगर ये बात एलिमेंट काउंसिल तक पहुंची तो आर्यन की जांच की जाएगी। और अगर जांच में कुछ भी असाधारण पाया गया, जैसे कि 3 एलिमेंट। डीन ने बीच में ही बात छोड़ दी। डर उनके चेहरे पर था। 3 एलिमेंट होना एलिमेंटल कानूनों का उल्लंघन नहीं था, लेकिन ये अराजकता का संकेत था। अतीत में कोर गार्डियंस के वंशज पागलपन या विनाश के साथ समाप्त हुए थे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि संगठन अब सक्रिय है, डीन ने फुसफुसाया। वे दुर्लभ कोर वाले मैजेस को खोज रहे हैं। आर्यन की ये सार्वजनिक जीत उसे एक उच्च मूल्य का लक्ष्य बना चुकी है। अगर काउंसिल उसकी जांच शुरू करती है,
तो संगठन को भी पता चल जाएगा कि वो सिर्फ एक फायर मेज नहीं है। हमें सतर्कता दिखानी होगी। डीन एल्कॉन ने फैसला किया, मैं थोरक के संदेह को अकादमी की गोपनीय रिपोर्ट में दबा दूंगा। मैं कहूंगा कि उसकी थकान के कारण उसका एलिमेंट सेंस भ्रमित हुआ है। लेकिन तुम्हें आर्यन को पूरी तरह से अदृश्य बनाना होगा। उसकी ट्रेनिंग अब जमीन के भीतर होगी। वेदांत डीन के कार्यालय से निकलकर सीधे आर्यन के गुप्त प्रशिक्षण कक्ष में पहुंचे। उन्होंने आर्यन को अपनी जीत की बधाई दी, लेकिन उनकी आंखें गंभीर थीं। मास्टर थोरक को तुम पर शक है आर्यन। उन्हें तुम्हारे फायर शील्ड में अर्थ का भारीपन महसूस हुआ। आर्यन का दिल बैठ गया। उसने पूरी कोशिश की थी। तुम्हारी जीत तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है, लेकिन तुम्हारा प्रदर्शन अब तुम्हें एक चलता फिरता प्रश्न बना चुका है, वेदांत ने कहा। उन्होंने आर्यन को 2 सबसे महत्वपूर्ण नियम दिए। पूर्ण संकुचन, तुम्हें अब अपने तीनों एलिमेंट्स को कोर के भीतर केवल विभाजित ही नहीं बल्कि संकुचित रखना होगा। उन्हें ऐसा दिखाना होगा जैसे कि वे अभी भी नॉविस टियर 1 पर हैं। तुम्हें अपनी टियर 2 की शक्ति का उपयोग केवल तब करना है जब तुम्हारी जान पर बनी हो। किसी भी पूछताछ से बचो। अगर कोई भी शिक्षक, कोई भी छात्र या कोई भी एलिमेंट काउंसिल का सदस्य तुमसे तुम्हारे एलिमेंट्स के संयोजन के बारे में सवाल करता है, तो तुम्हारा जवाब होगा, यह मेरी व्यक्तिगत प्रशिक्षण तकनीक है जिसे मेरे गुरु ने मुझे विशेष रूप से सिखाया है। और उसके बाद तुरंत चुप हो जाओ। ज्यादा स्पष्टीकरण देना संदेह को जन्म देता है। वेदांत ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। राज को गुप्त रखो आर्यन। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा और सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हें अपनी अगली चुनौती के लिए तैयार रहना होगा, उच्च प्रशिक्षण वर्ग में प्रवेश। इस बीच रुद्र अपनी सार्वजनिक हार से पूरी तरह से हताश था। वो अकादमी के एकांत गलियारों में खड़ा था, अपनी लाइटनिंग माना को अनियंत्रित रूप से बाहर निकाल रहा था। कोई एलिमेंटलिस्ट मुझे इस तरह नहीं हरा सकता, रुद्र ने खुद से कहा। उसकी फायर धीमी होनी चाहिए थी। उसकी सहनशक्ति इतनी ज्यादा नहीं हो सकती। रुद्र ने आर्यन के बारे में अपने सभी नोटों को फाड़ दिया। वो अब एलिमेंटल फिजिक्स के नियमों पर भरोसा नहीं कर रहा था। वह जानता था कि आर्यन कोई गुप्त, प्रतिबंधित जादुई कलाकृति या डार्क आर्ट का उपयोग कर रहा था। रुद्र ने अपने मन में प्रतिज्ञा ली, मैं उसे उच्च प्रशिक्षण वर्ग में देखूंगा। एलिमेंट काउंसिल भले ही चुप हो जाए, लेकिन मैं खुद उसकी शक्ति की असंगति का पता लगाऊंगा। और जब मैं सबूत पाऊंगा तो मैं उसे न केवल अकादमी से बल्कि आर्कैनिज से बाहर कर दूंगा। तारांकन तारांकन। रुद्र का गुस्सा और उसकी जांच की निजी इच्छा अनजाने में आर्यन के रहस्य को उजागर करने के लिए संगठन का अगला हथियार बनने वाली थी। आर्यन ने अपनी जीत का गौरव एक तरफ रखा और खुद को नए प्रशिक्षण के लिए तैयार किया। वो जानता था कि अब उसकी लड़ाई केवल अकादमी के भीतर नहीं थी। वह रहस्यमय संगठन का लक्ष्य था जिसका नेतृत्व एक ओल एलिमेंट मेज कर रहा होगा। उसने अपने कोर को महसूस किया, फायर का ज्वार, विंड की फुर्ती और अर्थ की दृढ़ता। 3 एलिमेंट अब एक दूसरे से विभाजित थे, लेकिन उन्हें नियंत्रित करने की चुनौती ने उसे मानसिक रूप से अटूट बना दिया था। इंटरमीडिएट मेज बनने का रास्ता अब खुल चुका था। ये रास्ता कठिन, खतरनाक और अंधेरे साए से घिरा हुआ था। आर्यन ने खुद से प्रतिज्ञा ली, मैं अपने कोर गार्डियन के खून को अभिशाप नहीं बनने दूंगा। मैं इन शक्तियों को नियंत्रित करूंगा और उन लोगों को नष्ट कर दूंगा जो संतुलन को तोड़ना चाहते हैं। तारांकन तारांकन। वो जानता था कि उच्च प्रशिक्षण वर्ग में मुकाबले जानलेवा हो सकते हैं और उसका रहस्य पल भर में खुल सकता है। अध्याय 22 उच्च प्रशिक्षण वर्ग में प्रवेश। आर्यन के लिए नॉविस चैंपियन का ताज कोई सम्मान नहीं, बल्कि एक भारी और खतरनाक मुखौटा था। उसे पता था कि उसकी जीत ने उसे उस रहस्यमय संगठन का उच्च मूल्य का निशाना बना दिया है जो दुर्लभ कोर वाले मैजिस की तलाश में थे। अब इंटरमीडिएट मेज बनने का अर्थ था लगातार जानलेवा जोखिम के बीच अपने सबसे बड़े रहस्य त्रिशक्ति को बचाए रखना। इंटरमीडिएट प्रशिक्षण वर्ग का वातावरण नॉविस सेक्शन से बिल्कुल अलग था। ये एक विशाल एलिमेंट शील्ड हॉल था जहाँ की दीवारें एलिमेंट रेसिस्टेंट मेटल से बनी थीं और हवा में एक कच्ची दबी हुई माना का दबाव था। यहाँ के छात्र तेज, सतर्क थे और उनके एलिमेंट स्पेल्स में एक ठोस, अनुभवजन्य शक्ति झलकती थी। आर्यन की सबसे पहली चुनौती थी एकाकीपन। मीरा और आयुष इंटरमीडिएट टियर में प्रवेश नहीं कर पाए थे, जिससे आर्यन अब अकादमी के भीतर अकेला पड़ गया था। उसका एकमात्र सच्चा साथी उसका अपना कोर था, जिसके भीतर फायर, विंड और अर्थ तीनों एलिमेंट लगातार एक दूसरे से विभाजित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस अस्थायी संतुलन को बनाए रखने के लिए उसे 24 घंटे मानसिक एकाग्रता की आवश्यकता थी, जिससे वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से थका हुआ महसूस करता था। रुद्र की उपस्थिति ने दबाव को और बढ़ा दिया।
अपनी सार्वजनिक हार और एलिमेंट काउंसिल के सामने अपमान के बावजूद रुद्र की आंखें अब ईर्ष्या से भरी होने के बजाय एक जहरीले केंद्रित संदेह से भरी थीं। वो हर पल आर्यन के माना सिग्नेचर को स्कैन कर रहा था, अपने लाइटनिंग एलिमेंट की तेजी का उपयोग करके किसी भी असंगति को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। नया मेंटर मास्टर इरावती, जो अभी तक कक्षा में दाखिल नहीं हुई थी, के आदेश पर छात्रों को सीधे अकादमी परिसर के सबसे खतरनाक क्षेत्र मैजिकल बीस्ट अरेना में ले जाया गया। मैजिकल बीस्ट अरेना परिसर के नीचे एक विशाल एलिमेंट कंट्रोल डोम था। यहाँ एलिमेंट बीस्ट्स को एलिमेंट एलिस्ट की एलिमेंट के प्राकृतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में तैयार किया जाता था, ताकि एलिमेंट एलिस्ट अपनी एलिमेंट की सीमाओं को जान सके। डीन एल्कॉन ने संक्षिप्त और कठोर शब्दों में नियम बताए। तुम इंटरमीडिएट मैजेस हो, हम तुम्हें सुरक्षित नहीं रखेंगे। तुम्हारा लक्ष्य बीस्ट को हराना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य है अपने एलिमेंट का उपयोग करके कम से कम 5 मिनट तक जिंदा रहना। अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुम इंटरमीडिएट मेज बनने के योग्य नहीं थे। आर्यन का नाम पुकारा गया, उसकी एलिमेंट फायर। उसके लिए चुना गया बीस्ट आइस पाइथन, बर्फीला अजगर। आइस पाइथन एक भयानक एलिमेंट बीस्ट था, जिसका शरीर आइस माना से ढका था और जिसकी सांसें फ्रॉस्ट ब्रीथ किसी भी फायर शील्ड को सेकेंडों में क्रिस्टल में बदल सकती थीं। ये एलिमेंट फिजिक्स का नियम था। आर्यन ने अरेना में प्रवेश किया। जैसे ही विशाल पाइथन दहाड़ता हुआ उस पर टूट पड़ा, आर्यन ने अपने कोर पर अंतिम मानसिक पकड़ बनाई। उसे केवल फायर मेज के रूप में लड़ना था, लेकिन आइस पाइथन की एलिमेंट पावर इतनी तेज थी कि केवल फायर से सामना करना आत्महत्या था। पाइथन ने अपनी पहली फ्रॉस्ट ब्रीथ छोड़ी। तेज बर्फीली हवा आर्यन की फायर शील्ड की ओर बढ़ी। आर्यन ने फायर माना को खींचा, लेकिन साथ ही उसने गुप्त रूप से विंड एलिमेंट के एक सूक्ष्म अंश को फायर शील्ड के चारों ओर एक अदृश्य तेज चक्रवात में घुमाया। ये विंड चक्रवात फ्रॉस्ट ब्रीथ को फायर शील्ड पर जमने से पहले ही विक्षेपित कर देता था, जिससे पाइथन का हमला अप्रभावी हो गया। बाहरी मैजेस ने देखा कि आर्यन की फायर शील्ड, जो सामान्य रूप से कमजोर होनी चाहिए थी, पाइथन के हमले के सामने असामान्य रूप से स्थिर थी। उन्हें लगा कि ये फायर और विंड के एक अत्यधिक उन्नत व्यक्तिगत संयोजन का परिणाम है। पाइथन ने हार नहीं मानी और अपने कठोर बर्फीले पंजों से जमीन पर हमला किया, जिससे आर्यन के पैरों के नीचे की सतह हिल गई। इस एलिमेंट झटके से बचने के लिए आर्यन ने अपने कोर के अर्थ सेक्शन से माना का एक अत्यंत सूक्ष्म अंश खींचा और उसे अपने पैरों के नीचे की जमीन में लगाया। ये अर्थ माना उसकी स्थिति को अडिग रखती थी, जिससे पाइथन का हमला उसे विचलित नहीं कर पाया। आर्यन हर पल दोहरी लड़ाई लड़ रहा था, बाहर पाइथन से और अंदर अपने 3 एलिमेंट्स से। रुद्र, जो बाहर खड़ा होकर हर चीज को देख रहा था, इस प्रदर्शन से अत्यधिक हताश था। उसने अपने पास खड़े एक छात्र से फुसफुसाया, ये झूठ है, फायर शील्ड इस एलिमेंट दबाव को नहीं झेल सकती। मैंने उसके एलिमेंट सिग्नेचर में एक झुंडला भारी कंपन महसूस किया। वो अर्थ थी। वो एलिमेंट काउंसिल के सामने झूठ बोल रहा है। लेकिन रुद्र के पास कोई प्रमाण नहीं था। आर्यन की कोर गार्डियन की एलिमेंट अनुकूलन क्षमता उसे पहचाने जाने से बचा रही थी। 5 मिनट बाद सायरन बजा। आर्यन पसीने से तर और कोर में तीव्र दर्द के साथ अरेना से बाहर निकला। उसने मुश्किल से पाइथन के हमले को रोका था, लेकिन वो सफल रहा। आर्यन जानता था कि उसकी जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। हर बार जब वो अपने एलिमेंट का उपयोग करता तो वो अपने कोर को विस्फोट के कगार पर धकेलता था और वो रुद्र के संदेह को और भी मजबूत कर रहा था। इंटरमीडिएट मेज का स्तर केवल ताकत नहीं बल्कि सतत जानलेवा धोखे की मांग कर रहा था। उसे अपने एलिमेंट्स को और अधिक कुशलता से छिपाने के लिए एक नए गुरु की सख्त जरूरत थी। अध्याय 23, नए शिक्षक, नई चुनौतियां। मैजिकल बीस्ट अरेना में आइस पाइथन के सामने आर्यन का टिके रहना केवल जीत नहीं थी, ये एलिमेंट फिजिक्स के नियमों का एक अनौपचारिक उल्लंघन था। और ये उल्लंघन अकादमी के सबसे सख्त एलिमेंट एलिस्ट लाइटनिंग मिस्ट्रेस इरावती की नज़रों से नहीं बच पाया था। इरावती एक अनुभवी और व्यावहारिक एलिमेंट मेज थीं, जो भावना की बजाय शुद्ध एलिमेंट पावर और कुशलता पर विश्वास रखती थीं। उनकी एलिमेंट सेंस इतनी पैनी थी कि वो एलिमेंट माना के प्रवाह में 1 मिलीसेकंड की असंगति को भी पकड़ सकती थीं। इरावती ने बिना किसी औपचारिक घोषणा के आर्यन को एक एलिमेंट शील्ड चैम्बर में बुलाया। ये चैम्बर ऐसा डिजाइन किया गया था कि इसमें एलिमेंट माना का प्रवाह अत्यधिक अस्थिर हो जाता था। तुम असंगत हो आर्यन, इरावती ने सीधे कहा। उनकी आवाज में लाइटनिंग की तरह तेज और कठोर तीव्रता थी। तुम्हारी फायर शील्ड आइस पाइथन के सामने इतनी देर तक स्थिर नहीं रह सकती थी। फायर गतिशील है, अस्थिर है। उसे रोकने के लिए तुमने अपनी फायर में कुछ भारी, कुछ स्थिर मिलाया है। आर्यन ने अपने कोर को शांत रखा, वेदांत की सलाह याद करते हुए, शांत रहो, स्पष्टीकरण मत दो। मास्टर, मैंने एलिमेंट पार्टीशनिंग और फायर की एक्सेलरेशन पर कड़ी मेहनत की है। एक्सेलरेशन? बकवास, इरावती चिल्लाई।
उनके हाथ में लाइटनिंग माना का एक छोटा आर्क चमक उठा। तुम्हारी एलिमेंट की भावना तुम्हें धीमा कर रही है। फायर मेज गुस्सा दिखाता है, लेकिन तुम शांत रहते हो। तुम्हारी एलिमेंट पावर तुम्हारी भावनाओं से मेल नहीं खाती। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि भावनाओं को शून्य करके एलिमेंट का उपयोग केवल गणित की तरह कैसे करें। उनका पहला सबक सरल था, लाइटनिंग स्पीड एंड रिएक्शन। इरावती ने आर्यन पर मंद लाइटनिंग बोल्ट्स की एक श्रृंखला दागनी शुरू कर दी। ये बोल्ट जानलेवा नहीं थे, लेकिन उनकी गति और एलिमेंट दबाव इतना तेज था कि आर्यन की फायर शील्ड को हर बार विलंबित कर देते थे। युद्ध में गति न्याय है, जो तेज है वो जीता है, इरावती गरज उठी। तुम्हारी फायर केवल प्रतिक्रिया कर सकती है, शुरू नहीं कर सकती। तुम्हें लाइटनिंग की गति से प्रतिक्रिया करना सीखना होगा। आर्यन को हर कीमत पर अपनी गति को बढ़ाना था। उसने अपने कोर के विंड सेक्शन से माना का एक सूक्ष्म, लगभग अदृश्य हिस्सा निकाला। उसने इस विंड को फायर शील्ड के चारों ओर एक अल्ट्रा तेज घुमाव दिया। ये विंड एक्सेलरेशन फायर को लाइटनिंग के बराबर गति से प्रतिक्रिया करने की अनुमति देती थी। इरावती की एलिमेंट सेंस ने विंड के इस सूक्ष्म पुट को पकड़ा, लेकिन उन्होंने इसे फायर की तेजी से उत्पन्न हुई वायु का विचलन मान लिया। बेहतर, लेकिन अभी भी धीमे हो। इरावती ने अब एक एलिमेंट नुलिफिकेशन स्पेल चैम्बर में फैलाया, जो एलिमेंट मैजेस को उनके एलिमेंट से क्षण भर के लिए अलग कर देता था। अब एलिमेंट नुलिफिकेशन के दौरान खुद को बचाओ। आर्यन जानता था कि फायर या विंड एलिमेंट नुलिफिकेशन के सामने पूरी तरह से बेकार हैं। इस जीवन या मृत्यु के क्षण में उसने अपने कोर के अर्थ सेक्शन से माना का एक सूक्ष्म अंश खींचा और उसे अपने शरीर के एलिमेंट न्यूट्रल फील्ड्स में मिला दिया। ये अर्थ माना उसकी ढाल नहीं बनी, बल्कि उसे शारीरिक रूप से मजबूत और एलिमेंटली तटस्थ रखती थी, जिससे नुलिफिकेशन स्पेल का उस पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा। वह मुश्किल से नुलिफिकेशन फील्ड के प्रभाव से बच निकला, जबकि अन्य छात्रों को दर्द का सामना करना पड़ा। इरावती ने देखा कि आर्यन की फायर माना नुलिफिकेशन के बाद असामान्य रूप से तेजी से पुनर्प्राप्त हुई थी। उन्होंने सोचा, यह लड़का अपने एलिमेंट को एलिमेंट फिजिक्स के नियमों से भी अधिक दृढ़ बना रहा है। इरावती ने केवल एलिमेंट का उपयोग करना नहीं सिखाया, उन्होंने आर्यन के जादुई दर्शन को चुनौती दी। तुम्हें लगता है कि एलिमेंट को मिलाना शक्ति है? नहीं, ये जोखिम है, इरावती ने एक बार कहा, जब आर्यन थका हुआ जमीन पर पड़ा था। एलिमेंटल्स को उस चीज से लड़ना चाहिए जिससे वे डरते नहीं। तुम एक फायर मेज हो, तुम्हें वाटर और अर्थ से लड़ना सीखना होगा। उन्होंने जानबूझकर आर्यन को एक प्रशिक्षण क्षेत्र में उतारा, जहां अर्थ माना की सघनता बहुत अधिक थी और जहां फायर सामान्य रूप से अत्यधिक कमजोर हो जाती थी। जाओ, अपनी फायर से इस अर्थ पावर को जीतो। आर्यन ने अपनी फायर का उपयोग एलिमेंट पावर से लड़ने के बजाय अर्थ पावर को अवशोषित करने के लिए किया। उसने गुप्त रूप से अर्थ एलिमेंट का उपयोग करके बाहरी अर्थ माना को अपने कोर में खींचा और उसे निष्क्रिय कर दिया। इस प्रक्रिया से आर्यन की फायर को काम करने के लिए कम प्रतिरोध मिला। इरावती को शक हुआ कि चैम्बर में अर्थ माना असामान्य रूप से तेजी से कम हो रही थी, लेकिन वो इस प्रक्रिया को कोर गार्डियन के रक्त की अद्वितीय क्षमता के रूप में नहीं पहचान पाईं। उन्होंने इसे आर्यन की अद्वितीय एलिमेंट कठोरता का परिणाम मान लिया। इरावती की सख्ती के पीछे एक छिपा हुआ लक्ष्य था। वो जानती थी कि संगठन एलिमेंट मैजिस का शिकार कर रहा है। वो आर्यन की शक्ति की असंगति को पहचान चुकी थीं और वो ये भी जानती थीं कि वेदांत कुछ छिपा रहे हैं। इरावती एलिमेंट काउंसिल के प्रति वफादार थीं, लेकिन वो किसी भी असाधारण एलिमेंटलिस्ट को संगठन के खिलाफ हथियार के रूप में तैयार करना चाहती थीं। रुद्र की तरह लड़ो, आर्यन, उसकी लाइटनिंग की तरह तेज। एलिमेंट फिजिक्स का सम्मान करो या ये तुम्हें नष्ट कर देगी। इरावती चिल्लाईं, लेकिन उनकी आंखें आर्यन की क्षमता में एक विशाल संभावना देख रही थीं। रुद्र ने दूर से ये सब देखा। उसने देखा कि उसकी गुरु, जिसे एलिमेंट फिजिक्स से इतना प्रेम था, इस लड़के को ऐसे कार्य करने दे रही थी जो नियमों का उल्लंघन करते थे। रुद्र का संदेह अब ईर्ष्या से बदलकर एलिमेंट काउंसिल की रक्षा के जुनून में बदल गया। यह लड़का कोई प्रतिबंधित एलिमेंट संयोजन इस्तेमाल कर रहा है। मैं इसे साबित करूंगा, भले ही मेरी गुरु इस पर पर्दा डालना चाहती हो। तारांकन रुद्र ने मन में ठान लिया। आर्यन की ट्रेनिंग अब पूरी तरह से विभाजित हो चुकी थी। वह बाहर से इरावती की मांगों को पूरा कर रहा था और अंदर अपने 3 एलिमेंट्स को एलिमेंट फिजिक्स से परे एक अस्थायी, समझौतापूर्ण सह अस्तित्व में नियंत्रित कर रहा था। ये कठोर प्रशिक्षण उसे अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा था, जहां एलिमेंट्स का ज्ञान ही उसकी सबसे बड़ी कुंजी बनने वाला था। अध्याय 24 जादुई वस्तुओं का परिचय। इरावती के कठोर प्रशिक्षण के बाद इंटरमीडिएट मैजिस को एलिमेंटलिस्ट के युद्ध क्षेत्र का एक और अनिवार्य पहलू जादुई कलाकृतियां का अध्ययन शुरू करना था।
एलिमेंट मैजेस अपनी एलिमेंट माना को बढ़ाने, केंद्रित करने या नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उपकरणों का उपयोग करते थे। इरावती ने कक्षा को संबोधित किया। उनके हाथ में एक चमकता हुआ माना एम्प्लीफाइंग ओरब था। एक इंटरमीडिएट मेज केवल एलिमेंट माना का उपयोग नहीं करता, वो इसे तकनीकी रूप से नियंत्रित करता है। तुम्हारी एलिमेंट की सीमा को आर्टिफैक्ट बढ़ा सकते हैं। उन्होंने आर्टिफैक्ट के 2 मुख्य कार्य समझाए। प्रवर्धन, जैसे माना एम्प्लीफाइंग ओरब्स, जो एलिमेंट माना की शक्ति को अस्थायी रूप से बढ़ा देते हैं। चैनलाइजेशन, जैसे फोकसिंग वॉन्ड्स, जो एलिमेंट माना को एक विशिष्ट सटीक दिशा में केंद्रित करते हैं। आर्यन के लिए ये ज्ञान केवल अकादमिक नहीं था, बल्कि उत्तरजीविता की कुंजी थी। वह तुरंत इस बात पर विचार करने लगा कि क्या वो एक ऐसा आर्टिफैक्ट बना सकता है जो उसके 3 एलिमेंट्स फायर, विंड, अर्थ को अलग अलग चैनल करे, जिससे वह अपनी शक्ति को बिना मानसिक तनाव के उपयोग कर सके और रुद्र के संदेह से बच सके। उसे एक ऐसा उपकरण चाहिए था जो एलिमेंट काउंसिल के स्कैनर को धोखा दे सके। अगर वो एक फायर बेस्ड आर्टिफैक्ट का उपयोग करता तो वो उसकी फायर की शक्ति को बढ़ा देगा, लेकिन उसकी विंड और अर्थ शक्तियां छिपी रहेंगी। लेकिन क्या होगा अगर कोई ऐसा आर्टिफैक्ट हो जो एलिमेंटली तटस्थ हो? व्यावहारिक अध्ययन के हिस्से के रूप में छात्रों को अकादमी के सबसे पुराने आर्टिफैक्ट स्टोर रूम में भेजा गया, जहां उन्हें प्राचीन या दोषपूर्ण एलिमेंट उपकरणों की पहचान करना था। स्टोर रूम में धूल, टूटे हुए ग्लाइफस और निष्क्रिय माना कोर्स की गंध भरी हुई थी। आर्यन, जो अपनी आंखें खुली रखे हुए था, एक कोने में रखी एक वस्तु की ओर आकर्षित हुआ। यह एक पुरानी टूटी हुई शील्ड थी। ये एलिमेंट शील्डिंग मेटल से बनी थी, लेकिन एक भयंकर हमले के कारण इसका एक बड़ा हिस्सा टूट चुका था। ये न तो फायर, न वाटर, न ही अर्थ एलिमेंट से जुड़ी थी। ये शील्ड एलिमेंटली तटस्थ थी। इसके किनारों पर कुछ अस्पष्ट, प्राचीन प्रतीक खुदे हुए थे, जो एलिमेंट काउंसिल के किसी भी ज्ञात एलिमेंट प्रतीक से मेल नहीं खाते थे। जैसे ही आर्यन ने शील्ड को छुआ, उसके कोर गार्डियन के रक्त ने एक तीव्र चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दी। उसके कोर के भीतर फायर, विंड और अर्थ तीनों एलिमेंट एक साथ असामान्य स्पंदन करने लगे। उसने शील्ड से एक बहुत पुरानी उच्च आवृत्ति वाली माना फ्रीक्वेंसी महसूस की, जो किसी भी ज्ञात एलिमेंट की नहीं थी। ये फ्रीक्वेंसी संतुलन की थी, लेकिन एलिमेंट फिजिक्स के एक ऐसे नियम पर आधारित थी जो सदियों पहले भुला दिया गया था। आर्यन को लगा कि ये शील्ड किसी ऐसे मेज से जुड़ी है जिसने कई एलिमेंट्स का उपयोग किया होगा, शायद उसके ही वंश का कोई पूर्वज। यह केवल एक टूटी हुई वस्तु नहीं थी, यह उसके वंश का प्रतीक हो सकती थी। आर्यन तुरंत शील्ड को अपने साथ गुप्त तहखाने में लाया और वेदांत को दिखाया। वेदांत ने शील्ड को स्कैन किया और उनके शांत चेहरे पर चिंता की एक लकीर दिखाई दी। ये सिर्फ एक पुरानी, टूटी हुई एलिमेंटली डेड शील्ड है, आर्यन। ये प्रतीक एलिमेंटल्स की किसी भूल चुकी शाखा के हो सकते हैं। इसे फेंक दो। लेकिन आर्यन को वेदांत के उत्तर पर संदेह हुआ। वेदांत की आंखें शील्ड के टूटे हुए हिस्से पर टिकी हुई थीं और उनकी एलिमेंट सेंस असामान्य रूप से तेज काम कर रही थी। गुरु, जब मैंने इसे छुआ तो मेरे कोर में एक स्पंदन हुआ। ये एलिमेंटली डेड नहीं है, ये बहुत उच्च एलिमेंट फ्रीक्वेंसी पर है जिसे हमारा स्कैनर नहीं पकड़ पा रहा है। वेदांत ने लंबी सांस ली, हार मानते हुए। यह शील्ड एलिमेंट काउंसिल के आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे कोर गार्डियन के ज्ञान में इसका उल्लेख है। इसे डैश द शील्ड ऑफ बैलेंस डैश कहा जाता था। यह केवल 4 एलिमेंट्स को नियंत्रित करने वाले मैजेस द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। वेदांत ने तुरंत शील्ड को एक एलिमेंट न्यूट्रल वस्त्र में लपेटा। तुम्हारे लिए ये शील्ड अब तक की सबसे खतरनाक वस्तु है। अगर संगठन को पता चला कि तुम्हारे पास ये है, तो वे जान जाएंगे कि तुम 4 एलिमेंट्स के वंशज हो और एलिमेंट काउंसिल भी इस पर सवाल उठाएगा। इसे छिपा दो। यह तुम्हारे वंश का प्रतीक है, लेकिन यह तुम्हारी मृत्यु का वारंट भी हो सकता है। रुद्र, जो आर्यन को हर पल अकादमी में ट्रैक कर रहा था, को पता चला कि आर्यन स्टोर रूम में गया था और वहां से कुछ असामान्य ले गया था। रुद्र ने अपने दोस्त से फुसफुसाया, वो जरूर कोई प्रतिबंधित जादुई कलाकृति ले रहा है जिससे वो अपनी एलिमेंट असंगति को छुपा सके। मैं इसे साबित करूंगा। रुद्र को इस बात का संदेह था कि आर्यन ने आर्टिफैक्ट का उपयोग करके अरेना में अपनी जीत हासिल की थी। अब आर्यन के पास एक गुप्त आर्टिफैक्ट होने का संदेह रुद्र के मन में ईर्ष्या को जुनून में बदल देता है। रुद्र आर्यन पर नजर रखना जारी रखता है, अनजाने में संगठन के एजेंटों को मूल्यवान जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार हो जाता है। आर्यन ने शील्ड को अपने प्रशिक्षण कक्ष में एक एलिमेंट रेसिस्टेंट बॉक्स के नीचे छिपा दिया। वो जानता था कि इस टूटी हुई वस्तु में उसके अस्तित्व का कोई सुराग छिपा है और इसका कनेक्शन उसके भविष्य के एलिमेंट, जो अभी तक नहीं जागा था, लाइट से है। उसका ध्यान अब 4 एलिमेंट के सिद्धांत पर केंद्रित हो गया। उसे अब केवल 3 के बीच नहीं, बल्कि 4 एलिमेंट्स के बीच संतुलन खोजना था।
यह आर्टिफैक्ट का ज्ञान उसे भविष्य में अपने ट्रिपल ट्यूनिंग ब्रेसलेट, जिसका निर्माण वह बाद में करेगा, को बनाने की प्रेरणा देता है, जिससे वह अपनी चतुर्शक्ति को गुप्त रूप से उपयोग कर सके। अब आर्टिफैक्ट का ज्ञान प्राप्त करने के बाद आर्यन को अकादमी की दीवारों से बाहर निकलकर वास्तविक डार्क मैजिक का सामना करना था, जहां उसकी एलिमेंट की सीमा का अंतिम परीक्षण होगा।